अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। आज संडे का दिन और खूबसूरत मौसम, पता नहीं शायद मुझे खूबसूरत लग रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके दिल का मौसम खूबसूरत होता है तो सब मौसम आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे दिल का मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरे साल ही बहुत अच्छा रहता है क्योंकि कोशिश ये किया करें, मैं सब देखने वालों को यही बात कहूँगी कि कोशिश ये करें कि आप खुश रहें और अपने लिए खुशियाँ खुद ढूंढें और कोशिश करें लोगों को भी खुश रखें, मोहब्बत बांटें और सबसे अपनों की तरह रहें तो आपके दिल का मौसम अच्छा रहता है। और जब आप नाराज़गी किसी से बहुत ज़्यादा करते हैं या कुछ लोगों को अपनी लाइफ में डिस्टर्ब करें, तंग करें किसी भी मामले में, तो फिर आप भी खुश नहीं रहते। तो दिल का मौसम अच्छा रखना है तो सबको अपने साथ अच्छे से लेके चलें। मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए शायद मेरे दिल का मौसम पूरे साल बहुत अच्छा रहता है। मैं माशाल्लाह भी कर देती हूँ, नज़र बड़ी जल्दी लग जाती है। अच्छा, नज़र पे अगर बात करें, कुछ लोगों को नज़र बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाती है, दुपट्टा बड़ा डिस्टर्ब करता है कभी कभी। अच्छा जी, अच्छा बात ये कि नज़र की अगर हम बात करें, कुछ लोगों का ये होता है, पहले मैं तो ये सुनती थी कि बच्चों को नज़र लगती है, पर अब मैं अपने प्यारे दोस्तों को, अगर मैं अपने दोस्तों की बात करूं तो ईद पे सब कह रहे थे कि हमें नज़र लग गई है। पता नहीं मुझे क्यों नहीं नज़र लगती है। मैं अब अपने गेस्ट से भी पूछूंगी कि वाकई वो इस चीज़ पे यकीन करते हैं कि नज़र इतनी ख़तरनाक हो सकती है कि आप उरूज पे जाके जवाल पे आ सकते हैं। कोई इस तरह की भी नज़र होती है कि आप अगर बहुत फेम आपके पास है या आप बहुत खूबसूरत हैं या आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं तो किसी की बदनज़र ऐसी भी लगती है कि आपसे सारी चीज़ें चली जाती हैं। तो आज मैं इस पे भी अपने गेस्ट से बात करूंगी। थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि आज मैं एजुकेशन से हट के थोड़ा सा ये सवाल भी इनसे ज़रूर करूँ। तो मैं सबसे पहले वेलकम करूंगी, हमारे साथ मौजूद है हमारे पहले गेस्ट अख्तर अराई, सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन सिंध से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, दूसरे हमारे गेस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, समाजी कारकुन हैं, इफ्तिखार गजाली साहब, उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैंने आज नज़र का, क्योंकि एक चीज़ हमें बहुत सुनने को, और मेरे ख्याल से आपको भी बड़े सुनने को मिली होगी। अच्छा, एक खामखा की भी नज़र होती है ना कि आप प्यारी भी नहीं लग रहे, और एक वो वाली नज़र होती है कि आपको लगता है कि आपको किसी की नज़र लग गई, आज सर में दर्द है तो नज़र लग गई, आज अगर कोई प्रॉब्लम है तो नज़र लग गई। एक वो नज़र होती है। एक नज़र वो होती है जो कहते हैं कि बड़ी सख्त नज़र होती है कि आप अगर बहुत ज़्यादा उरूज पे हैं और एकदम आप जवाल में आते हैं, ये भी एक नज़र होती है। आप इसको किस हद तक मानते हैं और समझते हैं कि हाँ ऐसा है? देखिए, पार्शली तो मैं मानता हूँ, बेसिकली ऐसा नहीं है कि सारा कमाल जो है वो नज़र लगने का है। और एक हाँ। बंदा अपने अरूज पर है और मेहनत कर रहा है, तरक्की कर रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर उसको गरूर आ गया हाँ। या उनके अंदर मैं पैदा हो गई और फिर सुपीरियर समझने लगा, तो वो यूं समझ लें कि अपनी नज़र आप लग जाती है, यानी कि अपने लिए खुद गड़े खोद रहे होते हैं। जी। और वो फिर इतना प्राउडी होता है कि समझता है कि मेरे मुंह से निकला वो हर लफ्ज़ जो है वो बहुत अच्छा फैसला है और मैं तरक्की फिर भी करता जाऊंगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि वो अपने ही कुछ फैसले होते हैं, अपनी ही कुछ नज़र लग जाती है जिसकी वजह से जवाल आता है। बात यह है कि अगर हम डाउन टू अर्थ हैं और अगर हम अपने अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और हम हमेशा ज़मीन पर देखते हैं और कभी भी प्राउड नहीं करते हैं, तो नज़र लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, इसी तरह से अगर हम बहुत ज़्यादा खुश लिबास हैं और बहुत ज़्यादा चमक दमक के साथ, यानी कि हम मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ मगर मैं अपने आप को खूबसूरत बनाने की कोशिश करूँगा और फिर मैं फील करूँगा कि मैं ही हूँ, बस आईना मतलब होगा मैं तो ही है, मैं ही हूँ, मैं भी तो तो पसंद वो नहीं है ना, वहीं अल्लाह को ही नहीं पसंद है। एग्जैक्टली बिल्कुल। फिर हाँ। वो जाहिर है कि खुदा न खास्ता जब सारी तवज्जो मुझ पे होगी और मुझे कहीं ठोकर लग जाएगी, कहीं गिर जाऊंगा, देखो किसी की नज़र लग गई, लोग मुझे देख रहे थे या उनको बदनज़र लग गई, तो इस तरह के मेरा ये मानना है। हाँ, पार्शली समवेयर सम टाइम कुछ चीज़ें होती हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको मुख्तलिफ लोगों को बिठाना चाहिए जो एक्सपर्टीज रखते हैं, हाँ। उनकी राय आपको लेनी नहीं, ये चाहिए। तो आज ऐसे ही सुबह सुबह आपने बात चली। असल में मुझे सच बताऊं, कभी कभी मेरे दिमाग में कुछ बातें पूरे हफ्ते चल रही होती है ना, और लाइव जैसे ही मैं आती हूँ, मतलब कुछ मेरे सामने ऐसी चीजें होती है, मैं लाइव आती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है, हमारे जो गेस्ट आए हैं माशाल्लाह बड़ी उनके पास नॉलेज होती है, तो हो सकता है कि मैं कहीं गलत कुछ सोच रही हूँ, तो मुझे एक अच्छी चीज सीखने को
मिल जाए। तो मैंने सोचा कि कुछ औरतों को बड़ा मसला है, औरतों का कहूँगी, मर्द हजरात का नहीं कहूँगी, क्योंकि इसमें औरतों का बड़ा मसला होता है कि उनके बच्चों को बहुत नज़र लगती है और उनको बहुत ज़्यादा नज़र नहीं, लगती वही है। मैं यही कहने जा रहा था कि अगर आप दो तीन जुमले और बोलने का मुझे हाँ, मौका दें हाँ, तो हमें एहतियात करनी चाहिए, हाँ, हमें बीच का रास्ता मियाना रवि इख्तियार करनी चाहिए। हमें यानी कि चाहे बच्चों का मामला है, हम बच्चों को बहुत संवारते हैं। आप देखें छोटी छोटी बच्चियां हैं और उनको लोग लिपस्टिक लगा देती हैं हाँ, ख़वातीन, और उनको बिल्कुल। मेकअप करती हैं। ज़ाहिर है फिर बाद में खुदा न खास्ता कोई मामला होता है तो फिर कहते हैं देखो नज़र लग गई, इतनी नजर प्यारी बच्ची। या इस तरह की कुछ में एग्जाम्पल्स तो बहुत सी हैं। हम्म, तो इसलिए मियाना रवि इख्तियार करनी चाहिए। जो चीज़ जिस उम्र में सूट करती है तभी होनी चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी तो ज़ाहिर है कि हमें अपने अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, ज़ाहिर है कि कुछ पढ़ के घर से निकलना बिल्कुल। चाहिए, सारी चीज़ें एक हैं वो ज़रूर आप करें, मगर यह है कि आप डाउन टू अर्थ रहें और बीच का रास्ता इख्तियार करें। मैं पैदा ना करें। अगर आप मैं पैदा करेंगी, बाकी ये कुछ हदूद क्रॉस कर जाते हैं। कोई भी छोटी सी बात होगी तो कहेंगे देखें जी नज़र लग गई, देखें बार बार बैठ के नज़र उतारेंगे। सदका ज़रूर दें, बिल्कुल देना चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें करनी होती हैं और करनी चाहिए। हाँ, मगर बिल्कुल इतना वहम का इलाज तो लुकमान हकीम के पास नहीं था। हाँ, अगर हम हर बात पे, हर कदम कदम पे कुछ चीज़ें हमारे से बुरी होती हैं या हमारी फैमिली के किसी मेंबर या किसी बच्चे के साथ, तो हम नज़र की ही बात करते रहें तो फिर ये भी मुनासिब नहीं है। यानी कि उसकी दुआ के साथ जो है ना दवा भी करनी पड़ती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लिहाजा जो है इंशाअल्लाह ताला नज़र किसी को नहीं लगने वाली और आपको भी नहीं लगने वाली। मुझे नजर लगती ही नहीं है। असल में मेरी नजर खत्म करने के लिए मैंने बड़े लोग आसपास रखे हुए हैं जो मेरी किसी ना किसी तरह कोई ना कोई बुराई, जो दुनिया में किसी को बाहर नहीं नजर आएगी पर मेरे आसपास के लोगों को वो मेरी बुराई नजर आ जाती है। तो वो कहते हैं ना, नजर पे कैसे लगेगी जब इतनी बुराइयां नजर आ जाएंगी। ये भी अच्छी बात है। हाँ। ये भी आप ही के फेवर में जाती है कि किसी अच्छा, को कोई बुराई। देखिए आप ऐसे करके लगा लेते हैं ना कुछ दाग, बच्चे को देखें काला, हाँ, कुछ काला टीका, काजल, वो क्या है, वही है कि कुछ ऐब यानी निकालें, कुछ दाग लगा दें ताकि वो एक बुराई नजर नहीं भी आ रही, वो आनी चाहिए। ये जो आपने अभी फरमाया बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इसको पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव मत लीजिएगा। अच्छा, मैं आप दोनों से एक सवाल पूछूंगी कि हम अमूमन जो है कुछ लोगों का, अच्छा थोड़ा सा आज आप सोच रहे होंगे कि क्यों पटरी से हट के इस तरफ क्यों जा रही है, थोड़ी सी इस पे भी बात करनी चाहिए इंशाल्लाह। उस पे टॉपिक पे भी अपने आ रही हूँ मैं। आप अपने अपना तजर्बा जो है उससे ज़रूर बताएं, क्योंकि सुबह सुबह कोई अच्छा मैसेज किसी को अच्छी समझ आ जाए किसी बात की तो ये भी बड़ी एक अच्छी चीज़ हो जाएगी हम लोगों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अमूमन लोगों का होता है जलन हसद, जो मुझे लगता है पता नहीं क्यों लोगों में है, इससे क्या मिलता है। मिलता तो खैर कुछ भी नहीं है, आप गुनाहगार भी होते हो और दूसरों की नज़र में भी बुरे होते हो। मुझे बताएं, जलन हसद इंसान से जो जो चीज़ें करवाता है उसमें, चाहे वो किसी को बड़े से बड़ा जानी नुकसान भी हो रहा होगा, जलन हसद करवा देगी। जलन हसद पे अगर आप कुछ कहना चाहें, दोनों आपने भी अपनी लाइफ में ज़रूर ऐसे लोग देखे होंगे और आपने भी देखे होंगे, क्योंकि दुनिया में इतने लोगों से मिलना, साथ काम करना, आप एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप भी जो है वो देखते हैं अपने आसपास लोगों को, और आप तज्ज़ियाकार हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं बताऊं यानी आपको, आपने नजर बद के हवाले से प्रोग्राम का आगाज किया आज। हाँ। सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से गो के बासी हो चुकी है, लेकिन मेरी जानिब से जो है वो तमाम नाजरीन को ईद की दिली मुबारकबाद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में जो है वो नजर बद के हवाले से ताकीद फरमाई गई है। हत्ता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तक फरमाया कि वालिदैन की नज़र जो है वो औलाद को लग जाती है। एक और हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने फरमाया जिसका मफहूम है कि नजर बद के इतने बुरे असरात होते हैं कि ऊंट जैसी बड़ी हस्ती को, बड़े जानवर को जो है वो हड्डियों का ढांचा बना देती है जो है वो नजर बद। तो बहरहाल नजर बद की अपनी जगह एक अहमियत और वो है, और इसमें कोई शक नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अहादीस में जो है वो नजर बद से दूर रहने के लिए और बचने के लिए जो है वो दुआएं इरशाद फरमाई है कि हमें उन दुआओं पर, उन तमाम की तमाम चीज़ों पर जो है वो नज़र रखनी चाहिए। बाकी जहाँ तक जो है वो एक लाइटली मूड में लेने वाली बात है, तो वो तो सीधी सीधी बात ये है कि बनना संवरना जो है वो जहाँ औरतों का हक है वहाँ जो है वो मर्दों का भी जो है वो अब हक है। और हम जो है वो ये देख रहे हैं अब कि जितने बड़े बड़े ब्यूटी सलून्स थे, अब उन्होंने जो है वो मेन सलून्स भी जो है वो कायम कर लिए हैं। और माशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे हजरत इकबाल ने कहा कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग।
तो इसमें कोई शक नहीं है कि खवातीन की वजह से जो है वो इस पूरी की पूरी कायनात में जो है वो रंग फैला हुआ है और खूबसूरती है। और जब खूबसूरती नहीं, मैं तो कहूंगी मर्द हजरात की वजह से तो दुनिया अधूरी है। अगर वो ये और मतलब मैं बड़ा वो करती हूँ कि मर्द हजरात जो मतलब अब तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा हो गया है कि मैं अब जब देखती हूँ कि अपने आप को संवारना, अपनी केयर करना, फेशियल करवाना, हर चीज़ का बड़ा ख्याल रखना ऐसा ही होना चाहिए। मर्द कहता है ना कि मैं रात को अगर शाम को घर आऊँ तो मेरी बीवी संवरी भी मुझे मिले, औरत भी यही कहती है कि जब मेरे हस्बैंड जो है उसको मैं देखूँ तो वो अच्छा सा, उसकी ड्रेसिंग भी अच्छी होनी चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। जाहिर है कि फीलिंग्स जब तक नहीं आएंगी जो है वो, तो उस वक्त तक जो है वो जिंदगी के रंग में जो है वो ना खुशबू बिखरेगी और ना माशरे के अंदर जो है वो खूबसूरती नजर आएगी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जहाँ एक तरफ औरतों को जो है वो बनना संवरना चाहिए और अपने शौहरों के सामने जो है वो अच्छी तरह आना चाहिए और अच्छी तरह पेश आना चाहिए, वहाँ जाहिर है कि खवातीन की अपनी फीलिंग्स भी है कि वो भी मर्द हजरात के हवाले से, अपने शौहर के हवाले से, अपने भाइयों वालिदैन के हवाले से इसी तरह की फीलिंग और सोच रखती है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जाहिर है ये अपनी जगह अहमियत रखती है। ठीक, अच्छा आप कुछ कहना चाहेंगे ताकि फिर बाकायदा आगे मैं फिर आगाज मैं आपकी दोनों की बात से काफ़ी हद तक इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि आपने जो स्टेटमेंट दी है, आपने भी कहा कि अपने हस्बैंड के लिए जब वो आए घर पर थके हारे तो जाहिर है कि, मगर यहीं पर दूसरा सवाल होता है कि अक्सर औकात ख़वातीन कहती हैं जब बाहर जाना है तो क्या लोग कहेंगे, ठीक है ना। वो उनको ये होता है कि बन संवर के निकलना है बेडरूम से, घर से, ठीक है। वो जो लोगों के लिए, मैं माजरत के साथ, मेरा मकसद कोई गलत नहीं है, मकसद कहने का है कि जो आपने फरमाया दोनों ने ठीक फरमाया, मगर वही बात है कि एक लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। जब हम लोग सिर्फ बाहर निकलने, शॉपिंग पे जाने, पार्टीज में जाने के लिए संवरते हैं और बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, तो फिर क्या मतलब है। आप ही से मेरा ये सवाल है, तो आप बताइए दोनों हजरात, आप भी बताइए। अच्छा, इसका जवाब जरूर लेंगे पर ब्रेक के बाद, क्योंकि मैं चाह रही हूँ भरपूर जवाब, इन्होंने एक जो सवाल किया इस पे भरपूर जवाब होना चाहिए। ब्रेक लूंगी, पर ब्रेक पे जाने से पहले एक बात जरूर करूंगी। मैं बड़ी रिसर्च करती हूँ, यूट्यूब पे जाके बड़ी सारी चीजें करती हूँ, तो मैंने एक वीडियो में देखा कि ब्रेक पे जाते जाते बात करके जा रही हूँ, फिर इस पे इनसे भी जरूर बात करूंगी कि अपने शौहर के हक में वो औरत बहुत अच्छी होती है जो अपने शौहर को देखते ही उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, ना कि दुनिया के हर मर्द और औरत को देख के उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आए, बल्कि अपने शौहर को देख के उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। जो औरत लोगों को देख के मुस्कुराए और अपने शौहर को देख के उसका मुंह बन जाए, तो वो अपने शौहर के हक में बिल्कुल अच्छी नहीं है। 2-3 और बातें ब्रेक से वापस आके बात करती हूँ, लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अच्छा, आपकी जानिब आऊँगी, अब मुझे बताएं कि बच्चे जो है उनको बड़ा प्रेशर है क्योंकि पेपर्स हैं, अब मैट्रिक के पेपर्स की डेट बताएं, थोड़ा सा बताएं क्या सिलसिला है, किस तरह की तैयारियां, आगे क्या हो रहा है। पिछली बार जो हुआ, जो सामने चीज़ें आई, जो वीडियोज़ आई, जितना मतलब वालदैन का तो दिल टूटा, हम लोगों का दिल टूटा, जितना असातिज़ा का दिल टूटा, क्योंकि बड़ा अफसोस होता है कि इस तरह से एक पूरे साल अपने स्टूडेंट को पढ़ाना, बड़ी उम्मीदें होती हैं, सिर्फ माँ बाप की नहीं होती है, असातिज़ा की भी होती है, क्योंकि हमने तो बचपन से यही सुना है कि जो उस्ताद होता है वो वालदैन की जो है वो अहमियत इतनी है उसकी, उस्ताद की जितनी वालदैन की होती है। तो अब आगे आपको क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि जो हमें पिछले साल नज़र आया वो तो बड़े ख़तरनाक हद तक गया था, क्या कहेंगे उसमें? जी बिल्कुल, यक वक्फे के बाद आपने टॉपिक चेंज कर लिया, तो मुझे अगर इजाज़त देंगे ना तो मैं 3-4 जुमलों में उसको लिंक करता हूँ। हाँ। देखिए, बात यह है कि घर में अगर माहौल बड़ा खुशगवार होगा, जो कि मियाँ बीवी ने रखना होता है और बच्चों का ब्रॉडअप शुरू से होता है, तो उस एनवायरनमेंट के अंदर बच्चे सब देखते हैं। अगर बहुत खिला खिला और अच्छा सलूक और अच्छी तरबियत का एहतमाम होता है, तो उस एनवायरनमेंट का जो एक होम एनवायरनमेंट, 4 दीवारी, माँ की गोद से लेके 4 दीवारी, फिर स्ट्रीट एनवायरनमेंट, बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, स्कूल एनवायरनमेंट,
तो जब सब चीज़ें इन्वायरमेंट में देखता है वो अडॉप्ट करता है। अब आ जाते हैं इसी इन्वायरमेंट से बड़ी जल्दी से बच्चा बड़ा हो गया और वो कोई 14-15 साल का हो गया और वो 9-10 के एग्जाम्स बोर्ड के देने लगा। जो चीज़ें उसमें इन्वायरमेंट में देखेगा वो अडॉप्ट करेगा, ठीक है ना। अगर मिलनसार अगर है घर में, जो आपने शुरू में क्वेश्चन था और टॉपिक था, तो जाहिर है कि उसके अंदर वो मिजाज ऐसा ही डेवलप होगा। अब देख रहा है कि सब लोग नकल कर रहे हैं, सब लोग जो है, पहले एक वक्त होता था कि स्कूल से कंप्लीट सिलेबस पढ़ा जाता था और कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन की किसी हद तक कोशिश होती थी, और फिर एनवायरनमेंट में बहुत सी ऐसी चीज़ें आती गईं जिसकी वजह से दिलचस्पी हमारी किताबों में ख़त्म हो गई। निसाब जो है अपग्रेड नहीं हुआ, मेमोराइजेशन का टेस्ट होने लग गया, एग्ज़ाम जो है लगता था कि एक हिफ्स कर लें, रट्टा लगा लें और उसको आप कर लें। कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन ख़त्म हो गई। फिर जो मेहनती बच्चे थे उसके साथ दूसरों को देख रहे हैं कि जनाब वो तो जाके उस दिन नकल कर लेते हैं, या उनके पास डिफरेंट टैक्टिक्स और टेक्निक्स होती हैं कि वो वहाँ जाके वो माइक्रो बना के और छापते हैं। फिर देखा कि कोचिंग सेंटर्स के अंदर रेस लगी हुई है परसेंटेज अच्छी लाने की, जो कि किसी हद तक शायद कामयाब भी हो रहे थे और वो ग्रेड अच्छे दिलवा देते थे, और बच्चे 23 सवाल और 20 सवाल याद करवाने की चैलेंजेस लोग देते थे। और कोचिंग सेंटर वाले, और कि जी गारंटी के साथ A1 ग्रेड आएगा, A ग्रेड आएगा। जब इस तरह का माहौल, इन्वायरमेंट, वही इन्वायरमेंट देखेंगे तो वो जो बच्चा पूरा सिलेबस पढ़ता है वो शॉर्ट पे आ गया, वक्त नहीं है। अब आप आजकल ये मोबाइल फ़ोन और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, उस पर जाना फिर लंबा हो जाएगा। पर यह है कि बच्चों ने शॉर्टकट इख्तियार किया, हम शॉर्टकट कौम बन गए। अब लास्ट में वही नोट्स जो हैं, बच्चे किताबें नहीं पढ़ते, स्कूल वालों से कहते हैं नोट्स दीजिए, अब वो नोट्स देते हैं, अब नोट्स को फिर माइक्रो बनवा लेते हैं। अब उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो 9-10 का बच्चा वो याद कर सके। अब वो क्या होता है कि वो नोट्स जो है उसको माइक्रो बनवा लेते हैं, या चीटिंग करने के टैक्टिक्स और टेक्निक्स होते हैं जी। अगर कोई ज़हीन बच्चा कॉन्सेप्ट बेस्ड ओन राइटिंग में जवाब देता है तो उस बेचारे को जवाब वो भी नहीं मिलता, उसके मार्क्स भी अच्छे नहीं मिलते। हमारी चेकिंग भी ऐसी, जब पूरा आवा का आवा बिगड़ा हुआ हो, सिस्टम ऐसा हो, उस नौजवान बच्चे का, टीनेजर का, जो अभी अपनी लाइफ के अंदर स्टेप रख रहा है, वो क्यों इतनी मेहनत करे। तो पूरी उस एनवायरनमेंट को देखते हुए ये अब यहाँ तक हाल आ गया कि कोविड के दौरान 2 पेपर दिए और लोगों ने 80% जो है वो मार्क्स ले लिए। अब वो यंग बच्चा है, वो तो इंस्पायर होगा आपने उनसे कि भी पिछले बैच ने ऐसे किया, हम भी। अब वो बच्चे याद भी नहीं कर सकते, वो तो कहते हैं सामने खुली किताब और लिखें। फिर मजे की बात बताऊं, क्योंकि वो रजिस्टर में वर्किंग नहीं करते स्कूल के अंदर, जो कि पिछले 10-15 साल से ये हो रहा है कि बच्चों का राइटिंग पावर ख़त्म हो गया। अमूमन 90% बच्चों के हाथ में दर्द होने शुरू हो जाता है कि वो 3 घंटे के अंदर जो पेपर को लिखना है उसके जवाब लिख नहीं पाता, वो पूरे जवाब नहीं लिख पाता, वो कोशिश करता है शॉर्ट लिखे। तो ये जब राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती, लर्निंग प्रैक्टिस नहीं होती, कॉन्सेप्ट बेस्ड, यानी कि तमाम तर चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब आपने देखा कि 2 पेपर दिए और बड़े अच्छे मार्क्स मिल गए, और कैसे मिले, जिसका आपने अभी तज़किरा किया था अपने सवाल में। तो फिर देखा देखी क्या होगा, यही होगा। तो अब मेरी इन बच्चों से, वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों को मोटिवेट करें। बच्चों को भी चाहिए, जो इस वक्त देख रहे हैं, कि आप काबिल बनने की कोशिश करें। बिल्कुल, मैं बहुत आसान ज़बान में बहुत सी बातें बता सकता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं बताऊँ, देखिए काबिल आप बनेंगे ना, आप आने वाला वक्त आपकी काबिलियत का है, वरना मार्कशीट देख कर कोई आपको एडमिशन नहीं देने वाला। आपका क्यों होता है एडमिशन टेस्ट, कैप या MCAT वगैरह, ये क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि मेडिकल कॉलेज में जाना है, दोबारा ही आपकी टेस्ट होता है। दुनिया में ऐसा कम होता है। उसकी रीजन ये है कि अगर किसी के पास एक डिग्री है ना ग्रेजुएशन की, तो उसको ग्रेजुएट लेवल समझा जाता है। यहाँ पर डिग्री होने के बाद उस पर शक किया जाता है कि ये बच्चा शायद काबिल नहीं है। आप इंटरमीडिएट करके, आप FSC करके आप गए हैं और आपका दोबारा से एडमिशन लिया जाता है, एडमिशन टेस्ट लिया जाता है, इसका मतलब है कि शायद आप काबिल हैं नहीं। तो टेस्टों में भी ये चीज़ आई है कि बहुत से बच्चों के A1 ग्रेड थे, मगर जब एडमिशन टेस्ट हुआ तो पता चला वो तो B ग्रेड का बच्चा है, या वो परसेंटेज से आप लगाएं, क्योंकि काबिलियत वहाँ कहीं किसी हद तक वहाँ भी लोग करते हैं, चीटिंग का तरीक़ेकार हैं। तो लिहाजा ज़िंदगी में आपको आपकी काबिलियत काम आएगी। अगर आप काबिल होंगे तो लिहाजा कुछ भी कीजिए, क्योंकि ये एज ऐसी है, टीन एज की, इसके अंदर स्टेट ऑफ माइंड चेंज होता है बच्चे का। बच्चा उड़ान भर रहा होता है, वो ख़ास कैफियत में होता है, वो
कैफियत उसी एनवायरनमेंट ने पैदा कर दी है। पूरे ग्लोबल एक ऐसा एनवायरनमेंट है, बच्चा तो हवा में उड़ रहा है, देख रहा है, अब वो अपनी एंजॉय कर रहा है। सोशल मीडिया जनरेशन बन गई है। अब आईटी स्मार्ट बच्चे पैदा हो रहे हैं पिछले कोई 15 सालों से। इसकी फिर एक अलग डिबेट है, वाई वी आर सेइंग आईटी स्मार्ट बच्चे, क्योंकि वो आप देखें कि आपका 3 साल का बच्चा इसको अच्छे तरह से ऑपरेट करना जानता है, बल्कि 2 साल का बच्चा शुरू में अच्छा लगता है, पोइट्री वगैरह ये वो चल रहा है, वोकैबुलरी भी उसके पास आ जाती है, बाद में यही वबाले जान बन जाती हैं चीज़ें, क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए ये मुतारिफ हो गई है चीज़ें। वो ये समझता है शायद ये टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट है, तो वो बाद में जाके वो सारी रात मोबाइल पे लगा हुआ है। ये आईटी स्मार्ट जनरेशन बड़े होकर सोशल मीडिया जनरेशन बन गई है जी। अब वो अपने 24 घंटों में से जो भी औकात को डिस्ट्रीब्यूट करें, अक्सर औकात जैसे कि इसमें स्क्रीन टाइम आता है कि जी आपका स्क्रीन टाइम इस हफ्ते का एवरेज ये था, 3 घंटे था, 4 घंटे था, वो तो इसका है। इसके अलावा भी आप दूसरी डिवाइसेस भी यूज करते होंगे। इसका मतलब है आप ऑन एवरेज 3 से 5 घंटे आप जाया करते हैं अपनी जिंदगी के। ठीक है, सोशल मीडिया जनरेशन तो बन गई, अब आपकी दिलचस्पी नहीं है पढ़ाई में, आप हर चीज के शॉर्टकट में हैं, तो हम शॉर्टकट बन गए हैं। देखिए, आप जिंदगी में आपको काबिलियत ही आपके काम आएगी। पढ़ें जरूर, आप सोशल मीडिया पे किसी पार्शियली एक्टिव रहें। यूरोपियन, आप मुझे बता दें, इंग्लैंड के कितने लोग सोशल मीडिया पे मिलेंगे आपको? डेवलपिंग कंट्रीज के, अमेरिकन उन स्टेट्स के, उन 19-20 स्टेट को छोड़ के आपको न्यूयॉर्क के या किसी भी अच्छी स्टेट के लोग जो रहने वाले हैं, आपको सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आएंगे। इतने ज्यादा एक्टिव वाकई। उसका रीजन क्या है? क्योंकि डेवलप्ड लोग हैं ना, हमें अंडर डेवलपमेंट है, हम हमेशा लगता है अंडर डेवलपमेंट रहेंगे। तो लिहाजा आपसे ये गुजारिश है, बच्चों से गुजारिश है कि अब नेक्स्ट वीक में आपके एग्जाम्स है, तो आप ये इस बात में ना रहिएगा, आप क्विक रिव्यू करें, रिविजन्स करें और कॉन्सेप्ट पॉइंट निकालें, उसमें से हर क्वेश्चंस के पॉइंट समझें। एक तो 40% एमसीक्यूज आ रहे हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। एमसीक्यूज भी कॉन्सेप्ट बेस्ड बच्चों को ही सही कर पाते हैं, तुक्का नहीं लगता इसमें, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि शॉर्ट आंसर्स भी हैं, ज़ाहिर डिटेल्ड भी हैं, तो उसके कुछ पॉइंट्स आपके माइंड में बिठाने होते हैं कि अगर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए, उसके कुछ पॉइंट्स माइंड में रखें। 2-4 पॉइंट्स ऐसे हैं कि वो पॉइंट जब होंगे तो आपको वो चीज़ याद आ जाएगी और आप लिख लेंगे। मैंने शो के बाद आपसे वो पॉइंट्स पूछने अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आती हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी अच्छी बात इन्होंने की, और मैं ये चाह रही हूँ कि अगर इस टाइम कोई पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं तो बड़े गौर से ये शो देखें, क्योंकि इसमें आपको वो चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आप कहीं ना कहीं कोई आप भूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका बच्चा आगे नहीं बढ़ रहा और वो रुक रहा है वहाँ पे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखें यानी आपने जिस मौजू का इंतखाब किया है और जो क्वेश्चन आपने किया था, हमें उस क्वेश्चंस को जो है वो अपनी नज़र में रख के तमाम की तमाम चीज़ों को सामने लाना चाहिए। पिछले 2 साल से जो है वो कोविड की वजह से आपका जो तालीमी सिलसिला था वो जितना डिस्टर्ब हुआ है, उससे अभी तक जो है वो आपके बच्चे और आपका एजुकेशन सिस्टम नहीं निकल सका। लेकिन मैं एक दूसरी जानिब आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि मुताल्लिका शोबे में जो अफराद अपॉइंट किए जाएं या जिनको जिम्मेदारी दी जाए, वो उन शोबों से रिलेट माहिरीन मौजूद हों। यानी मैं जो हूँ वो एक सिविल इंजीनियर को जो है वो अगर किसी हॉस्पिटल का इंचार्ज बना दूंगा तो मेरे ख्याल में वो उस हॉस्पिटल को बेहतर अंदाज में रन नहीं कर पाएगा। आप प्रोग्राम की होस्टिंग करती हैं, फील्ड में जाके प्रोग्राम करती हैं, अगर आपको कैमरे के पीछे खड़ा कर दिया जाए तो आप कैमरामैनी नहीं कर सकेंगी। हमने अपने महकमा तालीम के साथ यही जुल्म किया है कि महकमा तालीम में हमने उन अफराद को, उन लोगों को, उन अफसरान को अपॉइंट किया कि जिनका शोबा तालीम से कोई ताल्लुक ही नहीं था। पूरी दुनिया के अगर तालीमी सिलसिले पर नजर रखी जाए तो वहाँ बेसिक जो इब्तदाई तालीम होती है, जिसको आप कहेंगे ECE, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, सबसे ज्यादा तवज्जो उस चीज पर दी जाती है। लेकिन अलमिया हमारे यहाँ ये है कि हम प्राइमरी स्कूल टीचर जो है वो मैट्रिक पास भर्ती करते हैं और उसके बाद हम हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो HEC बना देते हैं। तो भाई आपकी बेस जब तक बेहतर नहीं होगी, हायर एजुकेशन कमीशन क्या करेगा? ये एक आम तरीन नुक्ता है कि जिस पर हमें तवज्जो देने की जरूरत है। अच्छा, फिर हम मुसलसल इस चीज पर बात करते हैं कि जी नकल का बढ़ता हुआ रुझान, नकल का बढ़ता हुआ रुझान पूरी दुनिया के अंदर ये सिलसिला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में है, लेकिन दुनिया ने इस पर सोच विचार की, महकमा तालीम से रिलेट अफराद को, माहिरीन को बुलाया और उन माहिरीन ने आने के बाद, सोच विचार के बाद एक ऐसा सिस्टम अडॉप्ट किया अपने मुल्क के अंदर, इस तरह की सिचुएशन को जो है वो राइज किया कि जिससे बच्चों के अंदर वो जो नकल का बढ़ता हुआ रुझान था
उनकी साइकोलॉजी को देखते हुए उन्होंने जो है वो उस रुझान को पीछे की जानिब कर दिया। हमारे यहाँ सिलसिला ये है कि हमने जो है वो अपने बच्चों को जो है ना वो परसेंटेज की और जीपी की रेस में लगा दिया है। बच्चा जो है वो कोशिश ये नहीं करता है कि मेरे जो है ना वो माइंड में वो चीज़ जिसको मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ उस तालीम से जो है वो मेरी फिक्र और शऊर के अंदर बुलंदी पैदा हो। वो सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश करता है कि मेरी हायर से हायर परसेंटेज आ जाए, मेरी जीपी जो है वो बहुत ज़्यादा बुलंद हो जाए और मैं जो हूँ वो उसके ज़रिए जो है वो मुताल्लिका शोबे के अंदर महारत हासिल कर लूँ। नतीजा क्या निकल रहा है कि हमारा तालीम का शोबा बतदरीज पस्ती की जानिब जा रहा है। अब सोचना यह है कि क्या देखिए ना, आपके यहाँ 18वीं तरमीम के बाद जो है वो अब तालीम का शोबा जो है वो सरकारी सतह पर जो है वो सूबों के हाथ में आ गया है। फेडरल गवर्नमेंट अपने अलग स्कूल चला रही है, सूबाई गवर्नमेंट अपने अलग स्कूल चला रही है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो एक सिलसिला ये भी निकल गया है कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ जो बल्दियाती इदारे हैं तो उन बल्दियाती इदारों के तहत भी जो है वो स्कूल चल रहे होते हैं। सवाल ये है कि जब आप इतने मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम चलाएंगे तो महकमा तालीम तरक्की करेगा, आपके बच्चों का माइंड जो है वो दुनिया का मुकाबला करने के लिए तैयार होगा या आप पस्ती की तरफ जाएंगे। अहम तरीन चीज पर मैं एक सॉरी माजरत के साथ मैं यहाँ एक अगर बात करना चाहूँ और उस पर भी आप दोनों ने ज़रूर बात करनी है, क्योंकि हक बन जाता है कभी कभी बोलने का। आपको लगता है जो इक़्तिदार में लोग हैं, सूबाई हुकूमत हो, विफाक हो, मैं किसी की भी बात, मैं किसी को भी आप उठा के देख लें, कोई खुश नहीं है। ये ऐसे ही फेवरेटिज्म है, इधर से लड़ाई हो रही है, इधर से लड़ाई हो रही, कुछ नहीं। ये सब एक सीट के लिए, इक़्तिदार के लिए। क्या आवाम का सोचा जाता है? अपने मुल्क से प्यार है? आपको नजर आ रहा है कि कहीं मोहब्बत है? किसी भी दौर में किस को मोहब्बत थी? मुझे तो इतने सालों से कोई ऐसा शख्स ही नहीं नजर आया जिसने अपने मुल्क की तरक्की के लिए कुछ सोचा हो। वो अपनी सीट के लिए लड़ रहा है। अभी भी जो गए वो अपनी सीट के लिए लड़ रहे थे, अभी भी अगर कोई लड़ रहा है तो वो सीट के लिए लड़ रहा है। मुल्क के लिए किसने सोचा है? देखें, यानी आपने बड़ी तरक्की, वो अगर पाकिस्तान से बाहर उनका तालीम का निज़ाम अच्छा हुआ है तो वो अपने मुल्क की तरक्की चाहते थे। यहाँ लोग अपनी तरक्की चाहते हैं। यानी कुछ शोबे ऐसे होते हैं कि जो सियासत से बालातर होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आपके पॉलिटिशियंस हैं, आपकी सियासी जमातें हैं, और उन्होंने जो है वो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना है। सियासत का अपनी जगह एक अहम रोल है और मुल्की निज़ाम को चलाने के लिए ज़ाहिर है कि आपको मुख्तलिफ पार्टीज और पॉलिटिशियन चाहिए होते हैं। लेकिन मैं इशारा करूंगा कि कुछ शोबे ऐसे होते हैं कि जो सियासत से बालातर होते हैं। ठीक है ना, आप अपने महकमा सेहत को सियासत और पॉलिटिक्स की नजर नहीं कर सकते। नतीजा निकलेगा कि आपका पूरा मुल्क बीमार पड़ जाएगा। आप अपने आप अपने महकमा तालीम को जो है वो सियासत की नजर नहीं कर सकते। हम आज तक अपने मुल्क के लिए एक यकसा तालीमी पॉलिसी नहीं बना सके। हमें यह नहीं मालूम है कि हमने जो है वो अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड का सिस्टम पढ़ाना है या कैम्ब्रिज का सिस्टम पढ़ाना है। हम ये तय नहीं कर सके कि हमने अपने बच्चों को वफाकी निज़ाम के तहत चलने वाला निसाब तालीम पढ़ाना है या सिंध टैक्स या पंजाब टैक्स की जो है वो किताबें पढ़ानी है। तो ये बड़ी अहम तरीन जरूरत है कि हम सबसे पहले ये तय कर लें कि हमने अपने मुल्क में किस तरह का निज़ाम तालीम राइज करना है। हमने आया अपनी मादरी जबान में बच्चों को तालीम देनी है या हमने बैनुल अक़वामी रिसर्च को और शोबा तालीम में होने वाली तरक्कियों को मद्देनजर रखते हुए अपने निसाब को तरतीब देना है। अगर हम ये चीज़ तय कर लेंगे तो फिर ये जो लाजमी सर्विसेज के शोबे होते हैं, आपका महकमा तालीम हो गया, आपका महकमा सेहत हो गया या आपके दूसरे शोबे हो गए, तो हम बतदरीज उसमें तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। लेकिन अगर हम उसे, जैसा कि आपने इशारा किया कि अपनी सियासत की नजर कर देंगे, अपनी सीट के चक्कर को जो है वो बालाए रखते हुए जो है वो इन शोबों को जो है वो बालाए ताक रख देंगे, तो नतीजा निकलेगा कि हमारा मुल्क मतदरीज पस्ती की जानिब जाएगा और हम बुलंदी का सफर तय नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। मैं अख्तर अराइन साहब के पास आती हूँ। जितनी बातें हुई हैं यकीनन माशाल्लाह बहुत सारी चीजें होंगी जो भी आपने बतानी होंगी। नहीं, इफ्तिखार साहब ने काफी हद तक बहुत अच्छी बातें की हैं, बिल्कुल यकीनन मैं इत्तेफाक करता हूँ। मगर बात यह है कि हमारी एजुकेशन जो है बेसिकली है फंडामेंटल राइट। अगर आप लॉ उठा के देखें तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 25 इसमें इसको डिस्क्राइब करता है, जिसमें ए बताता है कि मैट्रिक तक की एजुकेशन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर पाकिस्तानी शहरी बच्चे की जो 15-16 साल तक का है उसको मैट्रिक तक एजुकेशन फ्री देनी है और वो क्वालिटी भी उसकी होगी और कंपलसरी भी होगी, हर बच्चे को देनी लाजमी है। मगर आप देखें मयार तालीम क्या है। गवर्नमेंट स्कूल से अगर वो चाहते हैं कि आर्टिकल 25A को हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने जो तालीमी इदारे हैं आज से 30 साल पहले भी वो ब्लैक बोर्ड था, आज भी ब्लैक बोर्ड है वहाँ पर।
दुनिया में टेक्नोलॉजी आ गई क्लासरूम के अंदर, आपने क्या किया? आप तो वॉशरूम में पानी नहीं दे सके और पीने के साफ पानी मुहैया नहीं कर सके, आपने बुनियादी ज़रूरियात उस 2 कमरे के स्कूल में भी आप नहीं पहुंचा सके। तो ज़ाहिर है प्राइवेट सेक्टर तो बढ़ेगा। फिर वही बात है कि सिंगल नेशनल कैरिकुलम की बात की गई थी, तो मैं वो बातें कर रहा हूँ जो कि इफ्तिखार साहब ने जहाँ वहाँ थोड़ी कमी छोड़ी और उसको मैं इजाफी तौर पे बढ़ा के बात कर रहा हूँ कि एक्चुअली ये सिचुएशन है कि सिंगल नेशनल कैरिकुलम वजूद में नहीं आ सका, क्योंकि वो जैसे आपने फरमाया कि जी कैमरे सिस्टम और ये और वो, इसी तरह से हमारा एजुकेशन सिस्टम एक होना चाहिए। हमारे पास 2 एजुकेशन सिस्टम हैं बेसिकली बड़े, वैसे तो 3 हैं। एक तो हमारे दीनी मदारिस का है जिसको वफाकुल मदारिस के साथ एग्जाम्स लेकर वो किया जाता है, वो उसको करें एक तरफ। दूसरी तरफ पाकिस्तान का अपना जो एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल एजुकेशन सिस्टम, जो कि 1 से लेके 2nd ईयर तक होता है, जिसका नाम मैट्रिक सिस्टम है। और दूसरा जो है वो 1 से लेके जो 2nd ईयर तक होता है उसको कैमे सिस्टम कहते हैं। अब कैमे सिस्टम जब आ गया अमीरों के लिए और मैट्रिक सिस्टम एक गुरबा के लिए और आम क्लास के लिए बन गया, वो उर्दू मीडियम था शुरू में। बाद में मिडिल क्लास लोगों को, वाइट कलर लोगों को एहसास से कमतरी हुआ कि एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम जो बाहर का है वो साहिब हैसियत लोग उसमें बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसका आउटकम बड़ा अच्छा है। कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन है, इंग्लिश स्पोकन बच्चे होते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होती है और फैसले करने की सलाहियत बढ़ रही होती है और वो आगे जाके बड़ा ग्लोबली बड़ा फ़ायदा होता है। तो बीच में जो है वो आ गए है इंग्लिश मीडियम स्कूल कि कम से कम वही मैट्रिक सिस्टम की डिग्री होगी मगर मीडियम इंग्लिश हो, ताकि जो है कुछ हम कम्पीट कर सकें उस कैमरे सिस्टम को। तो वो सिलसिला चलता रहा, प्राइवेट सेक्टर बढ़ता रहा, सारी जिम्मेदारियां, गवर्नमेंट ने कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की जो कि एक्चुअली करनी चाहिए थी। अब वो एहसास कमतरी की वजह से वो कुछ न कुछ प्राइवेट सेक्टर के जो आउटकम थे वो अच्छे थे, बेहतर थे, और उसके बाद जो है सिलसिला जैसे चलता रहा। अब दिन ब दिन आप देख लें कि इवन प्राइवेट सेक्टर के जो बच्चे हैं वो उस काबिल नहीं रहे कि वो कैमरे सिस्टम से या दुनिया के दूसरे तालीमी इदारों के हिसाब से वो कुछ कर सकें, कंपटीशन कर सकें। वही जैसे इफ्तिखार साहब ने कहा कि यहाँ तो रेस लग गई है परसेंटेज की और ग्रेड्स की, और अब यही चीज़ चल रही है, तो लिहाजा इससे दूर जाना चाहिए। और बाकी रही बात की तरजीहात, आप देखें ना वियतनाम की जंग के दौरान उन्होंने क्या किया कि बच्चों को तालीम का सिलसिला जारी रखा। यहाँ तो कोविड में बंद किया, या हम आम हालात में भी हम ये तो सोचते हैं कि हम नैब ख़त्म कर दें और हम ये कर दें क्योंकि वो इंडिपेंडेंट इदारा है। तो आप नैब जैसा, मैं तो कहता हूँ स्टेट बैंक जैसा तालीम, इल्म एक ऐसी दौलत है, सुना होगा आपने, जो कि चोरी नहीं होती, शर्त यह है कि वो असली इल्म हो। ठीक है, अगर वो नकली डिग्रियां होंगी तो वो कभी आग भी लग जाएगी, लगेगा नहीं है कि इस बंदे के पास पीएचडी की डिग्री है या एक ग्रेजुएट है। इल्म एक ऐसी दौलत है, इसके लिए भी एक स्टेट बैंक जैसा एक 100% इंडिपेंडेंट, जिसमें थिंक टैंक हो, माहिर तालीम हो और बैठे हों जो उसको चला रहे हों, उसका पूरा बोर्ड। और ये पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, कुछ भी हो रही हैं, उसकी पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए और पूरे पाकिस्तान का एक निसाब पे काम हो सकता है। अब आप 8वीं तरमीम में कैसे सिंगल नेशनल करिकुलम ला सकते थे? तो मुख्तसरन ये है कि तालीम, यानी कि आप हिटलर की बात कर लें, हिटलर ने एक वक्त में देखा कि लोगों ने कहा, उनके नीचे जो थे, कि बड़े हमारे मर्द हजरात मर रहे हैं, जो फौजी हजरात हैं। उन्होंने कहा अच्छा ये बताइए कि टीचर को प्रोटेक्ट करें, अगर टीचर हमारे जिंदा रह गए तो इस तरह के नौजवान ऑफिसर्स और भी पैदा हो जाएंगे अगर टीचर बच गए तो। इसका मकसद, यहाँ टीचर की क्या इज्जत है? दुनिया में टीचर की इज्जत है। जज जो है कुर्सी पेश करता है और वहां पर एक अलग प्रोटोकॉल मिलता है। यहाँ दोहरा कानून है कि जिसका डंडा उसकी भैंस, और जो कवानीन तो यहाँ बहुत से अभाम मौजूद हैं और उसमें से वो फायदा ले जाता है जिसकी लाठी जरा ताकतवर होती है। एजुकेशन को तो आपने किसी तरजीह बुनियाद की लिस्ट में नीचे तक भी नहीं रखा, और वो तो लिस्ट से भी गायब है, शायद यही लगता है। आर्टिकल 25A को आप पूरा नहीं करते और प्राइवेट इदारों को बच्चों को पढ़ाने नहीं देते। इतनी मुसीबतें हैं, इतने कवानीन हैं, इतने मामलात हैं। आप 2 कमरे के स्कूल भी नहीं चला सकते, छतें टूटी हुई हैं, और वहाँ कहते हैं 1000 गज का ग्राउंड होना चाहिए। अच्छी बात है, होना चाहिए भाई, अच्छी बात है, मगर आप इस वक्त जंगी हालात हैं, एजुकेशन की यानी कि इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए, ख़ास तौर पे कोविड के बाद। जैसे कि आपने फरमाया कि
इस वक्त 10 साल पीछे हो गए हैं। मैं ये कहता हूँ 10 साल पीछे हो गए। हमारे बच्चे कैसे रिकवर करेंगे वो लर्निंग लॉसेस। तो लिहाजा तालीम को इंतहाई ज़्यादा जो है अहमियत देने की ज़रूरत है, और अगर गवर्नमेंट नहीं देती है तो हमारा हक है, पेरेंट्स का हक है कि हम अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद होने से बचाएं, उनकी काउंसलिंग करें, मोटिवेट करें। हमने तो 5 क्लास का बच्चा, उसको ये गिफ्ट लेके दे दिया है, सारी रात 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक लगे रहते हैं, वो बिस्तर में भी लगे रहते हैं। सुबह क्या स्कूल जाएंगे, क्या पढ़ेंगे और क्या चीजें देखेंगे। ऐसे ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेके आए। सेगमेंट का टाइम खत्म हो चुका है। हमें जब एक अलार्म आ जाता है कि आपने अब ब्रेक लेनी है तो हमने ब्रेक लेनी है, वरना हमारी लाइफ को ब्रेक लग जाएगी क्योंकि हमारी सैलरीज नहीं आएंगे, हमें ब्रेक लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेके आए। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।